अमर उजाला उत्कृष्ट सम्मान 2025 के कार्यक्रम में आए हुए हमारे कप्तान साहब रामवीर सिंह जी, नवीन कुमार शुक्ला जी, देवांश दुबे जी, राजीव कुमार जी, हमारे नदीम भाई, सीएमओ साहब, रक्षा रानी जी, संगीता भार्गव जी, यहाँ विभिन्न विभागों से आए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधु, सारे बोलिए जय हिंद, जय हिंद। आज 3-4 बातें हुई। एक, अभी सानिया दीदी मंच संचालन कर रही थी तो इन्होंने बोला कि कोई छूट तो नहीं गया है क्या? इतना बढ़िया जब मंच संचालन होता है तो कोई छूटता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, छोटे प्यारे बच्चों ने बहुत अद्भुत प्रस्तुति दी। सिंदूर बनता कैसे है ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और जो उत्तर बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। और सिंदूर के लाभ क्या क्या होते हैं बताइए, कोई बताएगा? बताइए, आप बताइए कैसे बनता है। चलिए मैं आपको 2-3, क्योंकि कप्तान साहब से जब बात चली तो कप्तान साहब कहते हैं कि सिंदूर के महत्ता तो बताएं कम से कम। जो सिंदूर है ये 2 तरह से बनाया जाता है, एक प्राकृतिक तरीके से और दूसरा भी प्राकृतिक है, लेकिन उसको हम कहते हैं कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। एक हमने सिंदूर वाटिका लगाई है, उसमें 108 सिंदूर के पौधे लगाए हैं। उसका जो फल होता है उसके बीज को पीस करके जो सिंदूर बनता है वो प्राकृतिक सिंदूर होता है। और दूसरा हल्दी, चूना और मरकरी, तीनों को मिला करके भी सिंदूर बनाया जाता है। वो भी प्राकृतिक की तरह होता है, लेकिन वो अलग से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो 2 तरह से सिंदूर बनता है। और सिंदूर भगवान शिव और मां पार्वती का भी प्रतीक है, क्योंकि सिंदूर का प्रयोग सबसे पहले आदि शिव ने और मैया पार्वती जी ने किया था। उसके बाद उनको दुर्गा जी से, लक्ष्मी जी से सबसे जोड़ा जाता है। लेकिन लाभ क्या है सिंदूर लगाने का? जब यहाँ सिंदूर लगाती है हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उनका जो सहस्त्रार चक्र होता है वो जागृत रहता है, और यहाँ जो नाड़ी होती है वो भी जागृत रहती है। इसलिए जो नारी शक्ति है वो सिंदूर का प्रयोग करती है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये पूरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों के उस सिंदूर का प्रतीक था, जिसका बदला माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जो हमारा शत्रु देश है पाकिस्तान, उससे लिया। वो शत्रु केवल हमारा नहीं है, वो अपने यहाँ रहने वाले लोगों का भी शत्रु है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो वहां पर 23% अल्पसंख्यक रहते थे। और किसी को लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति ठीक ठाक है, तो आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। आज वहाँ जो नॉन मुस्लिम वहाँ के जो माइनॉरिटी है, इंक्लूडिंग सिख, हिंदू, बौद्ध, ईसाई या पारसी या यहूदी, कोई भी, उनकी जनसंख्या मात्र 2.17% है। कितनी है? थोड़ा सा पड़ोस में और आगे बढ़ जाते हैं कदम, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 1970 में 7 लाख हिंदू और सिख थे। आज कितनी संख्या बताइए? पता है किसी को?
आंकड़े कहते हैं 250। कितने हैं? तो इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया कि आप यदि कुछ करोगे तो आपके ऊपर यही स्थिति होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम केवल गानों में देशभक्ति नहीं रखें, अपने कर्म में देशभक्ति रखें, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मिशन कर्म योगी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जो ये अवधारणाएं हैं ये कोई सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ जब कण कण में ईश्वर माना जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो संभल का है वो भी ईश्वर की तरह है। उसका जब हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे आज 35 जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गण है उनको पुरस्कार मिला है, तो वो सारे यदि उसको ईश्वर मान के हम काम करेंगे तब वास्तव में कर्म योगी के रूप में हम सेवा कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे। और ऑपरेशन सिंदूर जमीन पर तब सार्थक होगा तब हमारे जनपद में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक जो महिला है वो सुरक्षित रहे। और दूसरी बड़ी बात, किसी का भी कोई भी कार्य है उसे दोबारा हमारे पास नहीं आना पड़े, तब वास्तव में जो हम गीत गा रहे हैं वो सार्थक होंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वही देशभक्ति दिखा सकते हैं। आप पानी बचा रहे हो तो देशभक्ति है, यहाँ सफाई कर रहे हैं तो देशभक्ति है। बिजली जैसे पीछे वाले पंखे यदि कोई बैठे नहीं होते उनको बंद कर दिया जाता तो देशभक्ति थी। निरर्थक एक पैसा भी व्यय नहीं हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत है या सरकार का है, और वो पैसा उसके लिए प्रयुक्त हो जो वास्तव में अंत्योदय है या अंतिम सीमा पर व्यक्ति बैठा है, उसके लिए जब धन का उपयोग करते हैं तो वो क्या है? वास्तव में देशभक्ति है। आज कुल 8 स्पॉन्सर्स ने आप सभी को सम्मानित किया है। तो मैं चाहूंगा कि उन 8 स्पॉन्सर में कोई भी एक स्पॉन्सर कौन है जो 35 पुस्तकें इन 35 लोगों को देंगे? कौन देना चाहेगा बताइए? उनको हम हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित करके दिलवाएंगे। ठीक है, रक्षा रानी जी पुस्तक बता दो भाई। ठीक है, तो वो 35 पुस्तकें हम हमारे वहाँ कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आपके माध्यम से दिलवाएंगे सभी को। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम एक ग्रंथ पुरस्कार में अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो जब जाता है वो परमानेंट हो जाता है। मैं अमर उजाला परिवार से भी बोलूंगा, क्योंकि अमर उजाला परिवार तो हमारा अपना परिवार है। जब भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे प्रमाण पत्र है या शील्ड है, उसके साथ में एक पुस्तक अवश्य भेंट करें, अवश्य से। शील्ड की आयु 3, 4, 5 वर्ष है। प्रमाण पत्र कुछ लोग बोर्ड पे लगा देते हैं, कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट में रख लेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनके बच्चे देखेंगे अरे हमारे दादाजी को ये मिला था, हमारे नाना जी को ये मिला था। ठीक है, लेकिन जो पुस्तक है वो ना तो कोई अंदर छिपा के रखता है, ना वो नष्ट होती है। अभी मैं एक पुस्तक मेरे पास पड़ी है, वो 1923 की लिखी हुई पुस्तक है मेरे पास, तो वो फट नहीं जाए इसलिए मैंने उसका PDF बनवाया। उसके बाद मैंने उसकी हार्ड कॉपी अलग से बनवाई और उसको अभी भी हमने पूर्ण रूप से सुरक्षित रख रखा है। आप सोच के देखिए कब की है? 1923 की। तो इतना जो पुराना ग्रंथ है वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। इसलिए हर घर पुस्तकालय बने। हम मोबाइल से दूर हटकर थोड़ा स्वाध्याय करें, इस भाव के साथ प्रयास करें। कोई भी कार्यक्रम बिना पुस्तक के नहीं होना चाहिए। तो आज हमने तो करवा दिया। रक्षा रानी जी ने कहा है कि हम 35 के 35 लोगों को एक एक ग्रंथ सभी को देंगे। ग्रंथ मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन सा ग्रंथ मांगता है। ठीक है, एक अंतिम बात बस आपको कहूंगा, जितने भी आज हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को पुरस्कार मिला है वो बहुत योग्य है, लेकिन जैसे ही आपको पुरस्कार मिलता है आपके कंधों पर थोड़ा भार और आ जाता है। जैसे जोंटी है, शिवानु है,
ये लोग काम करते हैं तो इनको 8-10 घंटे काम करना पड़ता है, 12 घंटे भी काम करना पड़ता है, लेकिन अब 1 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ एक दायित्व भी आता है, एक और विश्वास आता है। तो हमें हमेशा उस विश्वास को बनाए रखना है, उस दायित्व को निभाते रहना है। यहाँ मैं डॉक्टर गौरी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। मैं और कप्तान साहब एनआरसी में गए थे। हमारे यहाँ 5 से 10 लोग प्रतिदिन आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं? 50 क्रॉस हो रहा है। हम 50 बच्चे प्रत्येक 14 दिन में सैम से, सामान्य सैम का अर्थ होता है जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, हम हर 14 दिन में 50 बच्चे कुपोषित से सुपोषित कर रहे हैं। वो बहुत सारी औषधियां ले रहे हैं, चिकित्सा अपनी विविध चिकित्सालयों में करवा रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सरकार की ओर से एक एसओपी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उनसे कौन सी औषधि दी जाएगी, कौन सा खान पान दिया जाएगा, कौन सा टीका लगाया जाएगा। जब उसके अनुसार वो चलता है तो मात्र 14 दिन में उसमें परिवर्तन देखने को आते हैं। आप जनपद संभल का यूट्यूब चैनल है, उस पर देखिए। जनपद संभल का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, उस पर हम निरंतर डाल रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बहुत कुपोषित थे उनको सुपोषित बनाने के माध्यम हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बन रहे हैं। इसके साथ में हमारी राखी दीदी भी है। खड़े हो जाओ एक बार। आप शिक्षिका हैं जनेता के अंदर। अब हमारे जनपद में कुल 5 शिक्षक हो गए हैं जिनको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। इनकी संख्या 5वीं है। इससे पहले कालाराम जी को मिला था, कपिल मलिक को मिला था, चैनिका दीदी को मिला था और एक शबाना दीदी को मिला था और अब राखी दीदी को मिला है। तो हमारे पास 5 ऐसे रत्न हो गए जिनको आपने वास्तव में सम्मान दिया है। तो अमर उजाला परिवार की इस प्रेरणा के लिए, इस उत्साह के लिए और उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान देने के लिए पूरा अमर उजाला परिवार बधाई का पात्र है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संभल।